इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन जो है हमें दो पार्ट में करना पड़ता है। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो पार्ट में इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ये जो फोर्स है एक्चुअल में यह जो है आवेश के कारण उत्पन्न होता है और आवेश जो है जब एक स्थान पे रुका हुआ होता है तो अलग तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है और आवेश जो है जब मूव करता है तो अलग तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे आवेश जब रुका रहता है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, एक पोटेंशियल क्रिएट करता है। इस तरह से जब आवेश फ्लो होता है तो वो अलग तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है। बाद में हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमें इसे दो पार्ट में ही अध्ययन करना पड़ता है। एनसीईआरटी ने भी जो है इसे दो पार्ट में किया हुआ है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम जो है फर्स्ट 2 चैप्टर में पढ़ेंगे और तीसरे चैप्टर से जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करना प्रारंभ करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल अगर हम लें तो हम देखते हैं कि अगर हम एक कंघी ले लें और उसे बाद में काफ़ी देर तक उसे रगड़ें और उसके बाद एक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर हम उसे लेके जाएं तो हम देखेंगे कि वो उसको अपनी तरफ अटैक करने लगता है। इस तरह की प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है ठंड के समय में अगर हम स्वेटर वगैरह निकालते हैं तो उसमें चिनकने की आवाज़ हमको सुनाई देती है, या अगर लाइट ऑफ कर दें तो उस समय हमें जो है स्वेटर वगैरह निकालते हैं तो हमको स्वेटर में निकालते समय हल्की फुल्की चमक भी दिखाई देती है। तो एक्चुअल में इसका जो कारण है वो इलेक्ट्रिसिटी ही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये कहें कि जो है दो बादल आपस में जब टकराते हैं तो उस समय भी हमको एक चमक दिखाई देती है, तो एक्चुअल में उसका भी रीजन जो है इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है स्याही के मॉलिक्यूल्स जो है बोर्ड के मॉलिक्यूल के साथ चिपके हुए हैं। ग्रेविटी का फोर्स बोर्ड जो है इस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं। एक्चुअल में कोई ऐसा फोर्स जरूर होगा जो ग्रेविटी से ज्यादा ताकतवर होगा और स्याही के मॉलिक्यूल्स और बोर्ड के मॉलिक्यूल्स जो है उसके कारण आपस में चिपके हुए हैं। तो ये जो फोर्स है जो उन दोनों को आपस में चिपकाए रखा है वो इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स है, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों के बारे में कंपेरिजन करें तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फोर्स होता है वो एक्चुअल में ग्रेविटी की तुलना में 10⁻39 टाइम्स इतना ज्यादा ताकतवर होता है। हम लोग इसका कैलकुलेशन भी करेंगे इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फोर्स है वो ग्रेविटी की तुलना में काफी ताकतवर है। इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा ताकतवर फोर्स हमको एटम के अंदर देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियन के बीच में जो एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो इससे ज्यादा ताकतवर है। हम लोग बाद में इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत के बारे में अगर कहा जाए तो शुरुआत थेल्स से होती है 600 BC। ईसा मसीह के जन्म के करीब 600 वर्ष पूर्व जो है इन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने देखा कि अंबर के टुकड़े को जो है, अंबर के छड़ को जो है अगर बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। अंबर को जो है ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इस फोर्स को उसी आधार पर इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। बाद में सबसे सही अध्ययन जो है इसके बारे में किया विलियम गिलबर्ट ने करीब 1616वीं शताब्दी में, और इन्होंने हमको कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट भी बताया। महत्वपूर्ण रिजल्ट ये कि एक्चुअल में उन्होंने ये बताया कि ये आवेश जो होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स उत्पन्न होता है वह दो टाइप का होता है, दो तरह का होता है। कैसे उन्होंने इसको स्टडी किया, कैसे हमें समझा, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो है इन्होंने ग्लास का रॉड लिया और जो है एबोनाइट का रॉड लिया, उसको जो है रेशम वगैरह के साथ, सिल्क वगैरह के साथ आपस में उसको रगड़ा और देखा कि उसके अंदर भी इस तरह की प्रॉपर्टीज शो होती है। थेल्स के समय में अंबर का ही यूज किया गया था, ठीक है। तो जब उन्होंने विलियम गिलबर्ट ने इसके बारे में स्टडी किया तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई। क्या क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम जरा इसको देखेंगे। जैसे उन्होंने ग्लास का एक रॉड लिया और ग्लास की रॉड को रेशम के कपड़े के साथ उन्होंने रगड़ा, ठीक है। तो उस पे इस तरह का जो है इस तरह की शक्ति आ गई। इस तरह की शक्ति को बुलाता है कि वो आवेशित हो गया, उस पर चार्ज आ गया है। तो ये चार्ज हो गया, काफी देर तक उन्होंने रगड़ा, ठीक है। और चार्ज होने का मतलब अब ये जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास इसको रखेंगे तो उसकी तरफ उसको जो अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक एबोनाइट का रॉड लिया।
और एबोनाइट की राड को भी उन्होंने उसी तरह से रेशम के कपड़े के साथ जो है रेशम के साथ उसको रगड़ा और रगड़ने के बाद देखा उसके अंदर भी इस तरह का फोर्स आ गया। ठीक है, अच्छा यहां तक तो सब सही था। ठीक है, अंबर की तरह ही था। लेकिन यहां पर उन्होंने एक चीज देखा कि दोनों को सिल्क से साथ ही रगड़ा गया है, उनके साथ ही रगड़ा गया है। लेकिन उन्होंने देखा कि जब इस ग्लास के छड़ को और एबोनाइट की छड़ को जब वो आपस में एक पास लेके आते हैं तो ये दोनों भी जो है एक दूसरे को अटैक करते हैं। उन्होंने देखा कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, ये सही था, ये चीज उन्होंने देखा। अच्छा, उसके बाद से जो है इन्होंने एक ग्लास का रॉड लिया और सेम इसी तरह का एक और ग्लास का रॉड लिया और उसे भी रगड़ा रेशम के साथ, उसमें भी चार्ज हो गया। अच्छा, उसके बाद से देखा कि जब ये दोनों ग्लास के रॉड को एक पास लेके आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब एक दूसरे को दूर भगा रहा है। ठीक है, अटैक नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके बाद से फिर उन्होंने देखा कि एबोनाइट का एक रॉड लिया और दूसरा भी एबोनाइट का रॉड लिया और देखा कि ये दोनों भी एक दूसरे को जो है रिपेल कर रहा है। ये चीज उन्होंने देखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखिए कि इसके पास भी फोर्स है कि कागज के छोटे टुकड़ों को खींचेगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। ठीक है, लेकिन जरा सिचुएशन देखिए, अगर दो ग्लास के रॉड को जो रेशम के साथ ही रगड़ा हुआ है उसको जो है आपको एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं, सॉरी एक दूसरे के पास रखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम एबोनाइट की दो रॉड को आपस में ऐसे ही रखते हैं चार्ज करके तो हम देखते हैं कि वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों, अगर हम ग्लास और एबोनाइट को एक पास लेके आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अटैक करने लगते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि अगर ये ग्लास और एबोनाइट की दोनों रॉड, ये दोनों रॉड जो हैं आपस में एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं और हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में से टच करा दिया। टच कराने के बाद से हमने इसको हटाया तो हमें ये देखने को मिला कि इसकी भी पावर समाप्त हो गई, इसकी भी पावर समाप्त हो गई। मतलब अब दोनों पे किसी तरह का आवेश नहीं है, इसका भी आवेश खत्म, इसका भी आवेश खत्म। अब ये नॉर्मल जो है एक रॉड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये चीज बहुत अलग थी ये चीज। अच्छा, इसको जब उन्होंने पूरी तरह से स्टडी किया तो इसके आधार पर उन्होंने ये बताया एक्चुअल में ये जो पावर है वो दो तरह का है। दो तरह का है। जब ये पावर एक जैसी होगी तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जब ये पावर अलग अलग तरह की होगी तो ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा, किस पे जो है किस तरह का आवेश है, ठीक है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। अच्छा, अब देखिए, एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इंग्लैंड के थे। इन करीब 1750 में इन्होंने जो है इस चीज को देखा और उन्होंने इसको बहुत ही सॉलिड नाम दिया। उन्होंने बताया, उन्होंने एक का नाम दिया, एक तरह की इस पावर को नाम दिया, चार्ज को नाम दिया पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दो चीजें केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि दो चीजें मिलती है तो कोई ना कोई तीसरी चीज आती है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चीजें आपस में मिलेंगी और दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देती है। तो मैथ में ये ऐसा होता है कि प्लस माइनस एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है इसको ये नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर शुरुआत में जो है उस समय ग्लास पे जो चार्ज आता है जब उसे रेशम के साथ रखा जाता है तो उस चार्ज को पॉजिटिव नाम दिया गया और एबोनाइट की रॉड को जब रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो उसको जो है नेगेटिव नाम दिया गया। कहने का मतलब ये कि ग्लास पे जो चार्ज होता है, जो आवेश आ जाता है वो पॉजिटिव होता है और एबोनाइट पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, यहां पर ग्लास पे पॉजिटिव है, यहां पे जब पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो भी क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन जब प्लस और माइनस आपस में एक साथ आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे। अच्छा, एक चीज और कि किस चीज पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे मान लो कि मैंने ये मार्कर लिया है, मैंने इसको ऐसे इस कपड़े के साथ रगड़ने के पास इस पे कौन सा चार्ज आया है ये हम कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल तरीका है हमारे पास
एक ग्लास का रॉड है तो उसको रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया है, उसको रखा गया है, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इसको मैं जो इस ग्लास के पास लेके जाता हूं और ये इसको अटैक कर लेता है तो निश्चित रूप से इससे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, और अगर इसको रिपेल करता है तो निश्चित रूप से इस पे जो चार्ज आया है वह पॉजिटिव है। तो इस तरह से जो है इसको बेस माना गया। ग्लास पे जो चार्ज आएगा रेशम पे रगड़ने के बाद वो पॉजिटिव होगा, और एबेनाइट पे जो चार्ज आएगा रेशम पे रगड़ने के बाद वो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से इसको बेस माना गया। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये आवेश उत्पन्न क्यों होता है, हमारी मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? तो हमारे मॉडर्न थ्योरी के अनुसार जो है यहाँ पर कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं जिसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऐसा हम बताते हैं। अच्छा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आता है उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। अच्छा, अब देखो, मान लो दो चीजें हम आपस में रगड़ रहे हैं, रगड़ने के बाद से क्या होगा, किसी न किसी एक में इलेक्ट्रॉन जो है कमजोर होगा दूसरे वाले की तुलना में। अगर हम दो चीजों को आपस में ऐसे रगड़ते हैं मान लो, तो मान लो इसका इलेक्ट्रॉन कमजोर है, तो जब हम इसको ऐसे रब करते हैं तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन कमजोर है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, और अगर इसका इलेक्ट्रॉन कमजोर है और दोनों को हम आपस में से रगड़ते हैं तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि संतुलन वाली स्थिति नहीं रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा और किसी एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो चूंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होने चाहिए एटम के अंदर, ठीक है, या किसी एक बॉडी पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन भी होने चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में असमानता आ गई तो वो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन की जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाने के कारण जो है इस तरह की चीजें होती हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण कोई बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और जिसपे इलेक्ट्रॉन आएगा वो बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री के बारे में था। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है। आवेश और एक इलेक्ट्रॉन के किसी बॉडी पर जाने से या किसी बॉडी पर आ जाने से कितना आवेश उत्पन्न होगा, इसको जो है हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी पे जाएगा तो वह बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज होगा वह होगा उस बॉडी पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका यूनिट होता है कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट है, नेक्स्ट वीडियो में कूलाम ला ही हम पढ़ेंगे। तो उन्हीं के नाम से जो है आवेश का मात्रा कूलाम दिया गया। कैसे इसे मापा गया इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी बॉडी पे जाता है तो वह नेगेटिव चार्ज उत्पन्न कर देता है। ठीक है। अच्छा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिस बॉडी पे जाएगा वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया है मतलब वहां पे प्रोटॉन का दिखता है, उस बॉडी पे प्रोटॉन अधिक है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो वो बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वह चार्ज हुई है, तो उस बॉडी पे जो चार्ज होगा वह होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया है वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, उस बॉडी पे जो चार्ज होगा वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही होगा, लेकिन वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के आने या जाने का इतना आवेश जो है उस बॉडी पे आ जाएगा, इतना चार्ज जो है उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बारे में हम और अध्ययन करें तो ये जो वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो आवेश किसी बॉडी पे उत्पन्न होता है उसे हम ई से डिनोट करते हैं, और ई का मान जो होता है वह होता है
माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये ई का वैल्यू है, स्मॉल ई का वैल्यू हम कहीं भी लिखेंगे तो स्मॉल ई का मतलब हुआ -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ई क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी पे जाता है तो वह कितना आवेश उत्पन्न करेगा उसका ये मान है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर मान लो कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो उस बॉडी पे कितना चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो उस बॉडी पे कितना चार्ज उत्पन्न होगा, कितना चार्ज उस बॉडी पे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q। Q कितना चार्ज होगा, अब इसके लिए हम Q सिंबल यूज करेंगे। तो ये जो होगा वह प्लस माइनस n, n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे यह लिखेंगे और ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला हमारा फॉर्मूला मिला कि किसी भी बॉडी पे जो आवेश होगा वह प्लस माइनस n ई के बराबर होगा, और यहाँ पे n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा प्लस माइनस n ई के बराबर होगा। ठीक है, ई का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो अगर हम पॉजिटिव के लिए लेंगे तो माइनस n लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हम यहाँ पे प्लस रखेंगे, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा Q का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये मैथ्स है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा प्लस माइनस n ई के बराबर होगा, और n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज हम देखें, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी पे जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी पे जाता है तो वो इतना चार्ज उत्पन्न करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये -19 है, -19 का मतलब क्या, बहुत ही कम आवेश, बहुत ही कम आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज आवेश उत्पन्न करता है वो बहुत ही कम होता है। एक्चुअल में इतने में हमको फोर्स का पता भी नहीं चलेगा क्योंकि बहुत कम है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम दो बॉडीज को आपस में से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों में इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं, तो फिर हमको फोर्स दिखता है। एक इलेक्ट्रॉन बहुत कम आवेश उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए, 1 कूलम चार्ज अगर आपको चाहिए किसी बॉडी पे चाहिए, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पे जाएंगे, ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर से निकलेंगे। जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम उसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, और ये नंबर आपको याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है कि 1 कूलम के लिए, 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए किसी बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अच्छा, Q हमको कितना चाहिए, Q इक्वल टू 1 कूलम हमको चाहिए। अच्छा, और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये E का वैल्यू होता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हमको N निकालना है तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। ठीक है, अच्छा Q का वैल्यू कितना होता है, Q हमको कितना चाहिए, 1 कूलम चाहिए, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चूंकि यहाँ पे n आएगा इसलिए हमें यहाँ पे प्लस ही रखना है, देखिए प्लस माइनस नहीं रखना है क्योंकि नेचुरल नंबर तो वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा अपॉन 1.6। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पर, ठीक है, किसी भी बॉडी पर, इस वैल्यू को आपको याद रखना है, किसी भी बॉडी पर अगर आपको 1 कूलम आवेश चाहिए
किसी भी बॉडी पर अगर आपको 1 कूलम आवेश चाहिए तो उस बॉडी पे इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन उधर से निकला है तो पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, इतने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होना पड़ेगा। जाएंगे, जिस बॉडी से जाएंगे वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पे वो जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये वैल्यू हमको याद रखना है, क्योंकि ये वैल्यू आप एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बारे में अगर हम इसके आगे और हम स्टडी करें तो इसको हटा देते हैं।